नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो सुपरहिट क्लासिक मूवी बदलते रिश्ते पर है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। मनोहर एक गरीब अनाथ लड़का है जो अपनी एमएससी की पढ़ाई के साथ साथ शिमला में टूरिस्ट गाइड का काम कर रहा है ताकि वह अपना खर्चा निकाल सके। उसकी मुलाकात सावित्री नामक लड़की से होती है। सावित्री की सुंदरता और सादगी देख वह उसे पसंद करने लगा। वहीं सावित्री भी मनोहर के चुलबुले स्वभाव, उसकी मेहनत और लगन देखकर काफी इम्प्रेस थी और वह भी उसे पसंद करती थी। सावित्री एक मध्यम परिवार से थी। उसके घर में उसकी माँ और भाई थे। भाई एक छोटा मोटा कारोबार करता था और वह भी एक बहुत ही अमीर खानदान की लड़की प्रेमा को संगीत सिखाकर कुछ पैसे जोड़ लेती थी। सावित्री के बड़े भाई अन्नू की शादी उसी की सहेली चंपा से तय हुई थी। अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि चंपा अपने पिता के साथ उनके घर आई हुई है। उसके पिता एक नामी एस्ट्रोलॉजर हैं। वे सावित्री के बड़े भाई अन्नू की कुंडली देखते हैं और उसके बचपन से जुड़ी काफी सारी बातें बड़ी सटीकता से बता देते हैं। सावित्री की माँ को बहुत आश्चर्य होता है क्योंकि वो बातें सिर्फ उन्हीं को पता थी। आगे कुंडली देखकर वह बताते हैं कि इसी महीने चौथे हफ्ते में तुम्हें कोई खोया हुआ धन प्राप्त होगा और अगले महीने तुम्हें एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा जिससे तुम्हारी आर्थिक हालत बहुत अच्छी हो जाएगी। सावित्री की माँ अंदर चाय बनाने चली जाती है। तब चंपा के पिता बताते हैं कि एक बुरी खबर भी है। अगले महीने तुम्हारी माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो जाएगी। इस पर अन्नू कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि सारी भविष्यवाणियां सही ना निकले। चंपा कहती है कि मेरे पिता की आज तक कोई भविष्यवाणी गलत नहीं निकली है। फिर वह अपने पिता से सावित्री की कुंडली देखने के लिए कहते हैं। उसकी कुंडली देखकर वह थोड़े से परेशान हो जाते हैं और फिर बात को टालते हुए कहते हैं कि अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ और मैं जल्दी में कोई कुंडली नहीं देखना चाहता क्योंकि मुझसे कुछ गलती हो सकती है। घर जाकर चंपा अपने पिता पे जोर डालती है और सावित्री की कुंडली के बारे में पूछती है। वह उसे बताते हैं कि सावित्री की शादी के बाद पहले 40 दिन उसके पति पर बहुत भारी हैं। वह किसी भी वक्त विधवा हो सकती है और बताते हैं कि उसकी कुंडली में दूसरी शादी का भी योग्य है और उसकी दूसरी शादी लंबी चलेगी और अच्छी चलेगी। और उससे कहते हैं कि कुंडली शास्त्र में हम जो अनहोनी चीजें होती हैं वो किसी को नहीं बताते हैं, तो तुम भी ये बात उसे नहीं बताना। इसके अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि सावित्री जिस अमीर लड़की प्रेमा को संगीत सिखाने जाती थी, उसका बड़ा भाई सागर जो अभी अभी लंदन से पढ़ाई पूरी करके आया है, वे सावित्री की सुंदरता और उसकी मधुर आवाज पर फिदा हो गया है और मन ही मन उसे चाहने लगा है। सागर की भाभी उसकी मन की बात भांप जाती है और बहुत खुश होती है कि चलो इसे कोई लड़की तो पसंद आई। यहाँ मनोहर और सावित्री का रिश्ता और गहरा होने लगा। वे साथ में घूमने फिरने और मूवी देखने जाने लगे। मनोहर ने सावित्री को प्रपोज किया और उससे कहा कि मेरी पढ़ाई खत्म होते ही मैं अच्छी सी नौकरी पकड़ूंगा और तुम्हारे भाई से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि चंपा के पिता की पहली भविष्यवाणी सही होती है। सावित्री के भाई अन्नू ने सालों पहले किसी व्यापारी को कर्जा दिया था और उस व्यापारी ने वह कर्जा आज तक लौटाया नहीं था। अन्नू भी पैसा वापस मिलने की उम्मीद छोड़ चुका था, लेकिन तभी वह आदमी आता है और सूद समेत सारा पैसा वापस कर देता है। कुछ ही दिनों में दूसरी भविष्यवाणी भी सच हो जाती है। सावित्री के भाई को अस्पताल में पेंटिंग और फर्नीचर सप्लाई करने का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए कुछ इनिशियल अमाउंट जमा करना था। उतनी राशि अन्नू के पास नहीं थी, इसलिए वह थोड़ा परेशान था। सागर की भाभी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने सागर को सावित्री के भाई की मदद करने के लिए कहा। सागर ने तुरंत अन्नू की मदद की और कहा अगर और चाहिए होंगे तो बिना हिचक मुझसे मांग लेना। सावित्री की माँ सागर और उसके भैया भाभी को अपने घर पे चाय पे बुलाती है। मौका देखकर सागर की भाभी सावित्री और सागर के रिश्ते की बात करती है। सावित्री की माँ कहती है कि हम लोग तो आप लोगों के सामने कुछ भी नहीं है। इस पर सागर की भाभी कहती है हमें सुशील लड़की चाहिए, हमें अमीरी गरीबी से कुछ लेना देना नहीं है। सावित्री की माँ और भाई बहुत खुश होते हैं और रिश्ता पक्का कर देते हैं। सावित्री को जब यह पता चलता है तो वह बहुत गुस्सा होती है और अपनी माँ से गुस्से में कहती है कि वह यह शादी नहीं करेगी। माँ बेटी में काफी गर्मा गर्मी होती है और सावित्री की माँ अचानक बेहोश हो जाती है। डॉक्टर जांच करके बताता है कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ये बेहोश हो गई थी और कहता है कि 2-3 दिन आराम करके यह ठीक हो जाएंगी। यहाँ चंपा के पिता की तीसरी भविष्यवाणी कि माँ अचानक बीमार पड़ेगी वह भी सही हो जाती है। सावित्री मनोहर को ये सारी बातें बताती है। मनोहर कहता है कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं अपने बॉस जो मेरे पिता समान हैं उन्हें कल ही तुम्हारे घर जाकर हमारी शादी की बात करने के लिए कहूँगा।
फिर सावित्री का मूड ठीक करने के लिए वह उसे बर्फ पर स्केटिंग करने के लिए ले जाता है, लेकिन स्केटिंग करते हुए मनोहर का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है। डॉक्टर बताता है कि सर में चोट लगने की वजह से वह कोमा में चला गया है और उसे कब होश आएगा इसके बारे में वह कुछ नहीं कह सकते। सावित्री रोते रोते चंपा से कहती है, कल मनोहर के बॉस हमारी शादी की बात करने के लिए घर आने वाले थे और देखो आज ये क्या हो गया। चंपा उसे बताती है कि उसके पिताजी ने उसकी कुंडली देखी थी, अगर उसकी शादी मनोहर से होती है तो वह 40 दिन में विधवा हो जाएगी, और कहती है कि अभी तुम दोनों ने शादी करने का जस्ट फैसला ही किया था कि मनोहर का इतना बुरा एक्सीडेंट हो गया। यह सुन सावित्री टूट जाती है और कहती है, अगर मैं मनोहर से शादी नहीं कर सकती तो मैं अब किसी से भी शादी नहीं करूंगी। आगे दिखाया जाता है कि सावित्री की माँ की तबीयत दिन बर दिन और बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर कहता है इन्हें किसी बात की टेंशन है जो इन्हें अंदर से खाए जा रही है, और कहता है कि अगर वो इसी तरह तनाव में रहें तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। यहाँ मनोहर भी अभी तक कोमा से बाहर नहीं आया था। अपनी माँ की जान बचाने के खातिर वह बेमन से सागर से शादी करने के लिए हाँ बोल देती है। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। सागर के घर वाले और सावित्री के घर वाले बहुत खुश थे। सावित्री की माँ ठीक हो जाती हैं। चंपा को जब यह पता चलता है कि सावित्री की शादी हो रही है तो वह उसे फोन करके बताती है कि मैंने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई थी। दरअसल तुम किसी से भी शादी करोगे तो शादी के बाद के 40 दिन तुम्हारे पति पर बहुत भारी रहेंगे और तुम विधवा हो सकती हो। लेकिन एक अच्छी बात यह भी है कि तुम्हारी दूसरी शादी का भी योग है और दूसरी शादी तुम्हारी अच्छी चलेगी। यह सुन सावित्री परेशान हो जाती है। वह सागर को धोखे में नहीं रखना चाहती थी। वह तुरंत उससे मिल कुंडली वाली बात बता देती है कि कैसे शादी के बाद के पहले 40 दिन उसके पति पर भारी हैं। सागर हंसी में बात टाल देता है और कहता है कि मैं इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करता हूँ। शादी हो जाती है। शादी के बाद सागर, सावित्री और कुछ घर वाले एक कार में बैठकर जा रहे थे, तभी कार खराब हो जाती है। सागर सभी को नीचे उतार देता है और खुद ड्राइविंग सीट में बैठ जाता है और बाकी लोगों को धक्का मारने के लिए कहता है ताकि गाड़ी चालू कर सकें। लेकिन सड़क पर बर्फ जमी होने की वजह से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी जाकर एक खाई में गिर जाती है। यह देख सभी लोग घबरा जाते हैं। सावित्री भी बुरी तरह डर जाती है। तभी सागर बर्फ के बीच से आता हुआ दिखाई देता है। दरअसल कार खाई में गिरने से पहले ही वह कार से कूद गया था। उसे देख सबकी जान में जान आ गई और सभी कहने लगे कि सावित्री इसके लिए इतनी लकी है कि ये मौत के मुंह से भी बाहर आ गया। शादी होने के बाद भी सावित्री के दिलो दिमाग में सिर्फ मनोहर ही था। सुहाग रात को सागर ने जब उसकी आंखों में आंसू देखा तो उसे ऐसे लगा कि शायद वे 40 दिन वाली भविष्यवाणी से परेशान है। इसलिए वह उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, हम सुहाग रात 40 दिन के बाद ही मनाएंगे। चंपा सावित्री को फोन करके बताती है कि मनोहर कोमा से बाहर आ गया है और ठीक होते ही वह उसे ही ढूंढ रहा था। लेकिन जब उसे पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई है तो वह बुरी तरह से टूट गया। उसने पढ़ाई छोड़ दी है, मजनू के जैसे इधर उधर घूमता रहता है, और बताती है कि उसने उसे समझाने की भी कोशिश की लेकिन उसने कहा कि वह कुछ भी सावित्री के बारे में सुनना नहीं चाहता। वह एक बेवफा है, उसने उसे धोखा दिया है और पैसे की खातिर उसके प्यार को बेच दिया है। यह सुन सावित्री मनोहर के लिए बहुत परेशान हो जाती है। वह मनोहर के नाम एक चिट्ठी लिखती है और चंपा को उसे देने के लिए कहती है। चंपा मनोहर को सावित्री की चिट्ठी देती है। चिट्ठी पर मनोहर खुश हो जाता है और चंपा से कहता है कि मैं खामोखा उससे नाराज हो रहा था। बेचारी मेरी जिंदगी बचाने के लिए खुद मंडप पे जा बैठी। तुम्हारे पिता की सभी भविष्यवाणियां सही निकलती हैं। सावित्री को पूरा विश्वास है कि 40 दिनों में सागर का अंत हो जाएगा। अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि सावित्री के भाई की शादी है। मनोहर भी शादी में आता है। रिसेप्शन में मनोहर सागर के खीर में जहर मिला देता है। उसे जहर मिलाते हुए सावित्री देख लेती है। वह उससे कहती है कि यह तुम क्या कर रहे हो। इस पर मनोहर कहता है कि अगर भविष्यवाणी गलत निकली इसलिए मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता, और खीर ले जाकर सागर को दे देता है। इससे पहले कि सागर खीर खाए सावित्री उसे धक्का मार के खीर गिरा देती है। यह देख मनोहर को अच्छा नहीं लगता। अगले दिन वह सावित्री से मिलता है और उससे पूछता है कि तुमने खीर क्यों गिरा दी। सावित्री कहती है कि मुझे तुमसे ऐसी आशा नहीं थी, हम क्यों किसी निर्दोष की हत्या का पाप अपने सर लें। मनोहर कहता है मेरी ही गलती है, मुझे तुम्हें जहर वाली बात नहीं बतानी थी। वैसे भी औरतों का दिल बहुत कमजोर होता है, अब जो करना है मैं ही करूँगा।
सावित्री उसे समझाती है कि बस कुछ ही दिनों की तो बात है, सब भाग्य पे छोड़ दो। मनोहर उससे कहता है कि मैं ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं सकता, और ऐसा कहकर वह वहाँ से निकल जाता है। मनोहर सागर से मेल जोल बढ़ाने लगता है और कुछ ही समय में उसका अच्छा दोस्त बन जाता है। वह सागर को एक फैक्ट्री सस्ते दामों में खरीदने में मदद करता है। सागर उसे फैक्ट्री का सौदा खत्म होने तक अपने घर में रुकने के लिए कहता है। मौका देखकर मनोहर सावित्री को अपने कमरे में आने के लिए कहता है। सावित्री उसके पास जाकर उससे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं चाहती कि तुम कोई गलत काम करो। मनोहर अपनी पिस्तौल निकालकर उसे दिखाता है और कहता है, बस एक दुर्घटना और काम खत्म, कोई मुझ पे शक भी नहीं करेगा। सावित्री बहुत परेशान हो जाती है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मनोहर ऐसा कुछ कर सकता है। अगले दिन सुबह उसे गोली चलने की आवाज आती है। वह घबराई हुई घर से बाहर आती है। तभी वह देखती है कि मनोहर बंदूक लिए घर की तरफ आ रहा है और उसे देखकर कहता है कि मार दिया, पूरी 2 गोलियां लगी मारने के लिए। सावित्री के मुंह से चीख निकल जाती है, लेकिन तभी वह देखती है कि सागर पीछे से एक मरा हुआ जंगली मुर्गा लेकर आ रहा है। यह देख उसकी जान में जान आती है। मनोहर को यह सब देख अच्छा नहीं लगता। उसी दिन दोपहर को जब वह अपने बेडरूम में आती है तो वह देखती है कि सागर सो रहा है और उसके ऊपर एक नाग कुंडली मारकर बैठा हुआ है। वह तुरंत अपने हाथ से उस नाग को वहां से हटा देती है और सागर के ऊपर गिर जाती है। सागर हड़बड़ाकर उठ जाता है। सावित्री सांप की तरफ इशारा करती है। सागर हंसते हुए कहता है, अरे ये तो रबर का सांप है। फिर उससे कहता है कि मुझे पता नहीं है कि तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं, लेकिन मुझे यह यकीन है कि तुम्हें मेरा मरना मंजूर नहीं है। अगले दिन सभी पिकनिक पे जाते हैं। मनोहर सावित्री को अकेला देख उसके करीब आने की कोशिश करने लगता है, जिस पर सावित्री बुरी तरह से चिढ़ जाती है और उसे झटक कर अपने से अलग कर देती है। मनोहर चिढ़ जाता है और कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं तुम सागर की दौलत देखकर फिसल गई हो और यह सोच रही हो कि अगर सागर को कुछ हो गया तो उसकी दौलत तो है पूरी जिंदगी मौज उड़ाने के लिए। और उससे कहता है कि तुम मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं देवदास बनकर जीऊंगा। फिलहाल सागर की बहन प्रेमा से मेरी अच्छी बन रही है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी शादी प्रेमा से करवाने में मदद करो ताकि मुझे इस घर की 1/3 प्रॉपर्टी मिल जाए। यह सुन सावित्री उसे नफरत भरी निगाहों से देखती है और कहती है कि तुम पैसों के लिए इतना गिर जाओगे, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। और उससे कहती है कि तुम तुरंत यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हें प्रेमा की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी। यह सुन सागर उसे धमकी देते हुए कहता है, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करती जाओ, नहीं तो तुम्हारा वह प्रेम पत्र जिसमें तुमने लिखा है कि 40 दिन में सागर का अंत हो जाएगा, उसके बाद मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, वह मैं सागर को दिखा दूंगा। इतना कह वह वहाँ से चला जाता है। उसकी धमकी सुन सावित्री घबरा जाती है। प्रेमा के खातिर वह सागर को सब कुछ सच सच बता देती है कि शादी से पहले वह मनोहर से प्यार करती थी। शादी के बाद उसे पता चला कि मनोहर उसे बेवफा समझता है और उसके प्यार में अपनी तन मन की सुध खो बैठा है। उससे रहा नहीं गया, उसने मनोहर को एक पत्र लिखा जिसमें उसने लिखा कि वह उससे अब भी प्यार करती है, बस 40 दिनों की ही बात है, उसके बाद वह उसकी हो जाएगी। वह आगे बताती है कि जब वह अन्नू भैया की शादी में आया तो वह एकदम बदल गया था, उसने तुम्हारी खीर में जहर भी मिला दिया था। यह सुन सागर कहता है, जो तुमने मुझे खाने नहीं दी। सावित्री कहती है कि भाग्य का लिखा जो हो सो हो, पर मुझे ये मंजूर नहीं था कि मनोहर किसी निर्दोष की जान ले। सागर उससे कहता है कि तुम मुझे ये सब अब बता रही हो। सावित्री कहती है, मैं उससे प्यार करती थी इसलिए ये सब कह नहीं पाई, लेकिन जब तुम्हें मारने की कोशिश में मैंने उसका साथ नहीं दिया तब उसका असली चेहरा सामने आया। उसने कहा तुम नहीं तो प्रेमा ही सही, और वह प्रेमा से मेल जोल बढ़ाने लगा ताकि उसे घर का 1/3 हिस्सा मिल जाए। सागर गुस्से से तिलमिलाता हुआ मनोहर से बदला लेने के लिए बाहर जाने लगा। सावित्री ने उसे रोकते हुए कहा कि उसके पास रिवॉल्वर है, मैं तुम्हें वहां जाने नहीं दूंगी, वैसे भी आज भविष्यवाणी का आखिरी दिन है। सागर ने उसकी एक नहीं सुनी और बाहर जाकर मनोहर से भिड़ गया। सावित्री भी वहां आ जाती है। मनोहर अपनी बंदूक निकाल लेता है और सागर पे तान देता है। सागर उसके ऊपर झपटता है जिससे मनोहर की बंदूक उसके हाथ से छूटकर साइड में गिर जाती है। सावित्री बंदूक उठा लेती है और मनोहर पे अंधाधुंध फायरिंग करने लगती है। मनोहर जैसे तैसे वहां से बचकर जंगल की तरफ भाग जाता है। फिर सावित्री खुद को मारने के लिए बंदूक अपने सर पे तान लेती है।
यह देख सागर तुरंत उसके हाथ से बंदूक छीन के फेंक देता है। इस पर सावित्री कहती है कि मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया है। सागर कहता है पहले क्या था उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आज मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे बहुत चाहती हो और मैं भी तुम्हें चाहता हूँ। और ऐसा कह उसे गले लगा लेता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि मनोहर पेड़ के पीछे छिपकर यह सब देख रहा है और फिर आंसू पोंछते हुए वहां से चला जाता है। रास्ते में उससे सावित्री के भैया भाभी मिलते हैं। वह सावित्री के भाई से कहता है कि मैंने रिश्ते हमेशा के लिए बदल दिए हैं। दरअसल उसने जानबूझकर ऐसी हरकतें की ताकि सावित्री के मन में उसके प्रति नफरत पैदा हो जाए, ताकि वह अपने पति को दिल से अपना ले। सागर की खीर में जो उसने मिलाया था वह जहर नहीं बल्कि ग्लूकोज का पानी था, और जो उसके पास बंदूक थी उसमें गोलियां नकली थीं। उसने ये नाटक सिर्फ इसलिए किया ताकि सावित्री उसे भूलकर अपने पति के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी व्यतीत करे, और वह इसमें सफल भी हुआ। तो इस तरह ये इमोशनल मूवी समाप्त होती है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।